देखिए, तथाकथित जो समाज सेवी जिनको कह लीजिए या फिर जनप्रतिनिधि कह लीजिए, हम आज तक इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक डिबेट करते हुए, राजनीतिक बातें करते हुए पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कई सारी योजनाएं उड़ियन योजना को चलाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो धरातल स्तर पर नहीं उतर सके। यहाँ के जो विधायक हैं श्री अस्मित ऋषिदेव जी, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंस और पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ फारबिसगंज के ऐतिहासिक हवाई अड्डा के मैदान में और हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे। जो फारबिसगंज का स्थानीय मुद्दा है, जहाँ की किन सब चीज़ों की कमी है, क्या होना चाहिए और क्या है, यहाँ के युवाओं को क्या मिलता है, यहाँ के लोगों को कितना रोजगार का साधन है और यहाँ का जो प्रमुख स्रोत है रोजगार का वो क्या है। तो हमारे साथ गौरव चौधरी हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ के बारे में हमको बताइए कि ये हवाई अड्डा के बारे में हमको बताइए कि ये जो पिछले 50-60 सालों से बंद है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीद रहती है। यहाँ पे 2-2 बार प्रधानमंत्री जी की रैली भी हुई, तो कितना बार इसका चर्चा हुआ और इसके बारे में जो यह सरकार है उसकी क्या रवैया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये हमारा हवाई फील्ड ये बहुत ही प्राचीन है और यहाँ लगभग बहुत अरसे से यहाँ की जनता को उम्मीद है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। लेकिन बहुत विडम्बना है कि, और हमारी उम्मीद भी थी कि इस दौर में जिस वक्त जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कई सारी योजनाएं उड़ियन योजना को चलाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो धरातल स्तर पर नहीं उतर सकी, क्योंकि अभी जिस तौर पे हमारे अररिया के सांसद भी बीजेपी के हैं और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, तो यहाँ की फारबिसगंज की अगर सब आदमी, सब जनता से अगर ओपिनियन लिया जाए तो लगभग सबकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये एयरपोर्ट बने। यहाँ 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा होगी, चुनावी सभा होगी, एक बार लोकसभा और एक बार विधानसभा में। तो उस वक्त भी जनता को उम्मीद थी कि यहाँ मोदी जी कुछ ना कुछ अपनी घोषणाएं करके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लगातार यहाँ देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको स्टेडियम की अभाव है, पार्क की अभाव है। युवा जो है, जब अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है, उस वक्त में युवा को कहीं वक्त नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं। तो कई बार मैंने भी सुना है कि फारबिसगंज को जिला बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। तो जब फारबिसगंज को जिला बनाने की जहां मांग उठ रही है, वहां के युवाओं के लिए एक स्टेडियम नहीं है जहां कि वो खेल कूद सके, यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क नहीं है, तो इस पे सर क्या रवैया है कि यहाँ का जो विधायक जी हैं तो वो क्या कहते हैं इस पे? मैं इनसे आशिक जी से जानना चाहूँगा जी, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए एक पार्क तक नसीब नहीं होती है कि जहाँ वो जाकर के खेले कूदे और अपना स्वास्थ्य बनाए। बात यह है कि फारबिसगंज का जो इतिहास है अत्यंत गौरवशाली रहा है और बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा फारबिसगंज जो कि अररिया ज़िले में आता है और हमारे ज़िले का जो सबसे बड़ा शहर फारबिसगंज ही है। और बहुत अफसोस की बात है, जहां अभी हम लोग बैठे हुए हैं ये हवाई अड्डा का ग्राउंड है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार यहाँ पे आए और हम लोग में एक उम्मीद जगता है कि मोदी जी आए हैं तो हम लोग में कुछ एयरपोर्ट बनने का कुछ शुभकामनाएं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ज़िले के सबसे बड़ा शहर होने के कारण इतना पीछे है हमारा शहर कि एक पार्क तक नहीं है हमारे शहर में, कि आज हवाई अड्डा ग्राउंड में सारे युवा बैठ के यहाँ पे टाइम बिताते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एक बहुत अफसोस वाली बात है कि एक पार्क नहीं है। और यहाँ के विधायक आदरणीय मंचन केसरी जी से आग्रह हम लोग करेंगे कि कम से कम जो है विधानसभा में फारबिसगंज में एक छोटा सा पार्क के लिए ही आवाज़ उठाएं कि हमारे शहर में, जिला में, कम से कम हमारे इतने बड़े शहर में एक पार्क बन जाए। मैं सैफ अली खान जी से पूछना चाहूँगा कि फारबिसगंज में और क्या किन सब चीज़ों की कमी है जो कि होने से यहाँ पे सुविधा मिलेगी यहाँ के आम लोगों को? बहुत चीज़ें फारबिसगंज में हैं और बहुत चीज़ों की आवश्यकता भी है। जिस तरह से आप देख लीजिए, फारबिसगंज शहर हमेशा जाम से 1-2 हाथ होना पड़ता है। फारबिसगंज में फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद पार्क की बात उन्होंने कर ही दी। दूसरी बात ये रही कि हमारा जो शहर है फारबिसगंज शहर, ये आपको नेपाल के बॉर्डर से सटता है। इसका एक अलग सामरिक महत्व है। जहाँ पे हम यहाँ मौजूद हैं जिस हवाई फील्ड में, इसका भी एक सामरिक इतिहास रहा है। ये विश्व का पहला ऐसा एयरपोर्ट है
हवाई सैन्य पट्टी थी, जो पहली बार कोई विमान हाईजैक हुआ था, नेपाल का राजशाही विमान, वो यही इसी जगह पे हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी हमारा फारबिसगंज और समृद्ध होता और विकासशील होता, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बाढ़ बहुत बड़ी समस्या रही है। अभी सामने जो है आपको आज मई का महीना चल रहा है, अब जून का महीना चल रहा है, फिर अगस्त सितंबर तक बाढ़ का खतरा हमेशा साल दर साल जो है वो बना रहता है। और फारबिसगंज का विकास की जो बाधा है वो है पंचायत से संपर्क। आप देख लीजिए, अम्हारा हो, खबासपुर हो, आपको खैरखा हो, घोड़ा घाट हो, ये क्या होता है कि हमेशा बाढ़ की वजह से जो है वहाँ पुल पुलिया टूट जाती है, चीज़ें अवरुद्ध हो जाती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की वजह से हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो कम से कम ये समुचित जो है पुल पुलियों का निर्माण जो है, ये पहले मेन आवश्यकता ये थी कि पहले पुलियों का निर्माण जो है अपने शहर में मजबूती से हो सके, ताकि बाढ़ से हम लोग को निजात मिले। बाकी फारबिसगंज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है। एक मेडिकल कॉलेज हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, तो वो प्राइवेट इंजीनियर, हम चाहते हैं कि एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सिमरा में और कुशियार गांव के पास जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदली है। और बस हमको लगता है कि एक मेडिकल कॉलेज की भी बहुत आवश्यकता है अपने शहर में। हर साल हम लोग देखते हैं कि फारबिसगंज के आसपास के इलाकों में बरसात के समय में बाढ़ की समस्या से झेलनी पड़ती है। तो क्या इसका क्या उपाय हो सकता है आपकी नज़र में, जो करने से जो बाढ़ की समस्या जो है इससे निजात मिले? सबसे पहली बात कि अगर हम सरकार अगर चाह ले कि हमें किसी चीज़ को रोक देनी है, किसी चीज़ को ख़त्म, पोलियो के बारे में हम सोच लिए तो पोलियो को पूरा ख़त्म कर दिए ना। बाढ़ या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा, सबसे बड़ा आपदा में उन नेताओं को ही अवसर मिलता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी प्राकृतिक आपदाओं का ऑडिट नहीं होता है। अभी हम खरबों रुपया खर्च कर दे, बाढ़ आ गई तो उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, जांच नहीं होगा, तो इसमें नेताओं के साथ साथ पदाधिकारियों का मौज होता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पता नहीं हो सकता मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर सरकार चाह लेती कि बाढ़ जो है कोसी सीमांचल में नहीं घुसने देंगे तो नहीं घुसती, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके प्रति ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होती तो कब का ये बाढ़ वाली समस्या जो है कोसी सीमांचल इस चीज़ों से निजात मिल चुका होता, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदार नहीं है सरकार। इस बात की बहुत खेद है अंदर से। अब हम लोग जानते हैं यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा के बारे में। जब यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको स्वास्थ्य का कितना लाभ सरकार की तरफ से मिलता है, और यहाँ पे किन सब चीज़ों की कुव्यवस्थाएं हैं जिनसे लोगों को जो लोगों को परेशान करती है, जिससे लोगों को झेलनी पड़ती है। तो हम गौरव जी से इस बारे में बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के बारे में अगर कहा जाए तो अररिया जिला, हम लोग का जिला अररिया पड़ता है। अररिया जिला का स्वास्थ्य विभाग पूरा एकदम फेल्योर है। जैसे कि अभी हर चैनल पे चला था और लगभग सारे पेपर अखबार सब में आया था कि 6 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से जो है अररिया को प्रोवाइड किया गया था, लेकिन उसमें से एक भी वेंटिलेटर चल नहीं सका। और वेंटिलेटर के अभाव में चाहे फारबिसगंज हो, चाहे जोकीहाट हो, चाहे अररिया हो, यहाँ के जो भी मरीज़ थे कोविड के, उनको मधेपुरा रेफ़र किया जाता था वेंटिलेशन के अभाव में। तो उससे जो है रास्ते में बहुत सारे ऐसे मरीज़ थे कि उनके अभाव में जो उनकी जान चली जाती थी। तो ये बहुत ही विडम्बना की बात है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं दोष देना चाहूँगा कि अगर फारबिसगंज की ज़िला बनने वाली बात हो या स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं ये स्थानीय मुद्दा जो है ये हमारे क्षेत्र के सांसद प्रदीप सिंह जी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इसे पूरा करें, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी से पीछे भागते हटे। बात रहा जहां स्थानीय प्रतिनिधि की, स्थानीय प्रतिनिधि, मुझे नहीं लगता कि स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया है जिसे कि कुछ बुरा हो, क्योंकि इस बीच देखा गया कि विधानसभा सत्र जो था, इससे पहले का विधानसभा जो सत्र था, उसमें माननीय विधायक फारबिसगंज के जो थे उन्होंने बहुत सारे सवाल को उठाया। उन्होंने पुलिया के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कुछ दिन 3 दिन पूर्व जो है उन्होंने 20 करोड़ का निवेश जो है डिप्टी सीएम तारकेश्वर भगत के द्वारा जो है फारबिसगंज के लिए करवाया। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन सिर्फ आप ये अच्छा ही नहीं कह सकते हैं। लगभग इन कम से कम अगर सांसद यहाँ के अच्छे होते हैं तो मुझे लगता है कि कोरोना में बहुत सारे आदमी की जान बच सकती थी। स्वास्थ्य व्यवस्था में मैं आशिक जी से भी जानना चाहूँगा कि ये क्या सोचते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले अररिया का स्वास्थ्य व्यवस्था
इतना ख़राब है कि कुछ दिन पहले जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे तो हमारे विधानसभा के बगल में रानीगंज विधानसभा पड़ता है, जो कि अररिया जिला के अंतर्गत ही आते हैं, और वहाँ के जो विधायक हैं श्री अस्मित ऋषिदेव जी, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो जाता है ऑक्सीजन की कमी कारण। तो आप सोच सकते हैं अगर विधायक की पत्नी का देहांत हो जाता है ऑक्सीजन कमी कारण, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ज़िले के स्वास्थ्य व्यवस्था कितना अच्छा है। अब मैं जानना चाहूँगा, स्वास्थ्य हो गया, अब इसके बाद हम लोग शिक्षा पे आते हैं कि फारबिसगंज में सरकारी शिक्षा का कितना लाभ मिलता है। यहाँ पे जो सबसे नज़दीक मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ है, इसके बारे में हम बात करते हैं सैफ अली खान जी से। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक शिक्षा का जब भी बात आएगी तो फारबिसगंज सबसे पिछड़ा है। उसके पीछे रीज़न यह भी है कि यहाँ पे शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूकता कमी है। अभी मैं जिस पे टिप्पणी करूँगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत तकलीफ़ हो जाए, लेकिन ये बहुत हद तक इसमें सच्चाई है। आप यहाँ से ठीक सामने हमारे देख सकते हैं, इस ज़िले का सबसे बड़ा मध्य विद्यालय आपको नज़र आएगा, गंगा सरस्वती शिशु मंदिर। CBSE बोर्ड की परीक्षा होती है 12th तक शायद, मे बी। उसके ठीक 100 मीटर की दूरी पे हरिजनों की एक बस्ती है। वहाँ की एक भी बच्चे, जबकि ये नियम है किसी भी प्राइवेट आपको विद्यालय के आसपास 3 किलोमीटर के दरमियान में अगर कोई भी ऐसा BPL धारी हो या SC ST के बच्चे हों, उनको मुफ्त में शिक्षा दी जानी है। आप जाकर यहाँ से उठिएगा, एक बार हरिजन टोला चले जाइएगा, वहाँ पता कीजिएगा क्या आज तक एक भी पहल की गई होगी उन लोगों को शिक्षा से जोड़ने की। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं लोकल जनप्रतिनिधि कितना एक्टिव रहते हैं कि वो चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, तो वो महादलित बस्ती में जाकर के कितना जागरूक करते हैं बच्चों को। यहाँ के समाज सेवी लोग जो तथाकथित समाज सेवी है वो कितना एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में। देखिए, तथाकथित जो समाज सेवी जिनको कह लीजिए या फिर जनप्रतिनिधि कह लीजिए, हम आज तक उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक डिबेट करते हुए, राजनीतिक बातें करते हुए पाए हैं। हम आज तक, मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी जनप्रतिनिधि को ये कहते हुए देखा होगा कि हमारे समाज के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, स्कूल में बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में बच्चे पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा, अभी क्या है ना, आरक्षण को लेकर हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन आप आसपास, हम आरक्षण पे इसलिए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आपको हमेशा देखिएगा कि आरक्षण का दुहाई देंगे कि वो SC ST है, वो दलित है, वो आदिवासी है, उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जाती है। अगर ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जाती तो आप उस हरिजन बस्ती में जाके देखिए ना, कितने बच्चे 10वीं पास है, 5वीं क्लास तक भी नहीं पहुँच पाए होंगे। 99.99 हम बोल रहे हैं आपको। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ बेसिक शिक्षा से ही नसीब नहीं हो पा रही है, तो हायर एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, शिक्षा का ये हो गया है कि जो लोग समृद्ध हैं, जो लोग जो लोग आपको बलवान हैं, जिन लोगों के पास पैसे हैं, शिक्षा जो उच्च कोटि का शिक्षा होता है वो उन्हीं के पास है। बाकी बच्चे 4 दिन स्कूल आप भेजिए, सरकारी स्कूल भी, तो भाई टीचर वहाँ नहीं है, जो टीचर है उनको पढ़ाने नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे सरकारी विद्यालय का आप हाल देखे होंगे जहाँ पे आपको अगर एड्रेस भी लिखाया जाए तो लोग नहीं लिख पाएंगे, विद्यालय सही से नहीं लिख पाते हैं। तो आप उन बच्चों का भविष्य कहाँ से देख पाएंगे, कहाँ से देखेंगे, कहाँ से उनका बच्चों का भविष्य तय हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बहुत चीज़ों का बदलाव की ज़रूरत है, और ख़ास करके जो जिम्मेदार लोग हैं और सारे प्राइवेट स्कूल, जो जितने भी प्राइवेट संस्थाएं चल रही है, मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आप अपने आसपास गरीब तबके के बच्चे हों या फिर आपको SC ST से आरक्षित बच्चे हों, उन लोगों को कम से कम शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमारा शहर, हमारा देश धीरे धीरे बहुत समृद्ध और बहुत ही आगे तक जाने वाला होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग फारबिसगंज को जिला बनाने की मांग उठा रहे हैं और जोरों से उठा रहे हैं, उनको सबसे पहले ये सोचनी चाहिए कि यहाँ का जो बुनियादी व्यवस्था है उसको कैसे ठीक करें। यहाँ के जो बच्चे जो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखते हैं, उनको विद्यालय कैसे भेजें, उनको शिक्षा कैसे दिलाएं, तो इस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।